Welcome back guys in another class of image based question. In this series we will discuss about general instrument. जब हम किसी आईसीयू में एज ए नर्सिंग ऑफिसर परफॉर्म करते हैं उस दौरान हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स को आजकल एग्जाम में क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो हमें सेलेक्ट करवाएगा। आइडेंटिफाई इट, व्हाट इज दिस। देखिए सामने इमेज में जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है उसका नाम है फ्लोमीटर। फ्लोमीटर एक्चुअल में अगर हम समझने की कोशिश करें कि फ्लोमीटर क्या होता है तो आप लोग जानते हैं जब कभी भी किसी भी पर्सन को ऑक्सीजन हमें कनेक्ट करनी हो तो उस ऑक्सीजन के गैस के सिलेंडर से हमें ऑक्सीजन को पर्सन को देना होता है। लेकिन यह कैसे डिसाइड किया जाए कि उस पर्सन को ऑक्सीजन का कितना अमाउंट मिल रहा है। इसीलिए हमें ऑक्सीजन के अमाउंट को मेजर करने के लिए फ्लोमीटर को ऑक्सीजन के सिलेंडर पर कनेक्ट करना होता है। इस फ्लोमीटर की सहायता से यहाँ पर उसमें एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व की सहायता से हम जनरेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लीटर ऑक्सीजन जो है वह हम हमारे पेशेंट्स को देने वाले हैं। तो पेशेंट को कितना लीटर ऑक्सीजन जाएगा इसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पर एक फ्लोमीटर लगा होता है। तो उस फ्लोमीटर की सहायता से हम यह डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है किसी पर्सन को डिलीवर किया जा रहा है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लोमीटर। इन identify our next image, that is identify this, what is this guys। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी पर्सन को ऑक्सीजन की डिलीवरी की जाती है तो ऑक्सीजन की डिलीवरी के दौरान ऐसा कहा जाता है कि कभी भी किसी भी पर्सन को बिना ह्यूमिडिफायर वाली ऑक्सीजन को डिलीवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन जब रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज की कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन में हम उसको बिना ह्यूमिडिफायर के ऑक्सीजन को उसकी बॉडी में कनेक्ट कर देंगे, ऐसी कंडीशन में उसकी थ्रोट, उसका नेजोफेरिंग्स, उसका ओरोफेरिंग्स, उसका लैरिंजोफेरिंग्स और उसका कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो ड्राई हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं या रूम टेम्परेचर पर भी हम जो एयर, जो अमाउंट ऑफ गैसेस हम इनहेल करते हैं उसके अंदर एक ह्यूमिडिटी का परसेंटेज होता है जो कि हमारी म्यूकोसा को ड्राई होने से बचाता है। तो हमारी म्यूकोसा को ड्राई होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर है उस ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर से जहां से ऑक्सीजन जाने वाली है पेशेंट तक, वहां पर एक ह्यूमिडिफायर नाम का डिवाइस भी कनेक्ट कर देते हैं। इस ह्यूमिडिफायर में मार्किंग बनी होती है, वहां तक उसके अंदर हम वाटर को फिल कर देते हैं। जब इसको फिल करने के बाद ऑक्सीजन की डिलीवरी इसके थ्रू होकर के की जाएगी तब पर्सन को जो है वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसे में पर्सन अननेसेसरी डिहाइड्रेट नहीं होगा, उसकी म्यूकोसा ड्राई नहीं होगी, उसे थ्रस्ट फील नहीं होगी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज ह्यूमिडिफायर। आइडेंटिफाई और नेक्स्ट इमेज, व्हाट इज दिस। देखिए पहले वाली इमेज में आपको क्या दिख रहा था, सेम टू सेम ऐसा ही इमेजेस आपको नेक्स्ट वाला भी दिख रहा होगा, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। पहले जो हमने ह्यूमिडिफायर देखा था उसमें किसी भी तरीका कोई मीटर जो था वो कनेक्ट नहीं था, लेकिन अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो यह कोई ह्यूमिडिफायर नहीं है। दिस इज सक्शन मीटर, दिस इज वॉल सक्शन। जब कभी भी आप किसी आईसीयू में एंटर करेंगे उस आईसीयू में आप देखेंगे कि पेशेंट के बेड के साइड में एक सक्शन डिवाइस, वॉल सक्शन डिवाइस लगा होता है, जिसके इस कंटेनर में हम पर्सन की बॉडी से जो भी मटेरियल सक करेंगे वो इस कंटेनर में एंटर कर जाएगा। यहाँ पर प्रेशर जनरेट करने के लिए कितने प्रेशर से हम किसी मटेरियल को सक करना चाहते हैं, इसके लिए एक प्रेशर रेगुलेटर यहाँ पर लगा होता है, ऑन ऑफ और ऑफ करने वाला बटन भी यहाँ पर होता है। तो यह कोई ह्यूमिडिफायर नहीं है, दिस इज वॉल सक्शन डिवाइस। इस डिवाइस को हम बोलेंगे वॉल सक्शन डिवाइस। नेक्स्ट आइडेंटिफाई और नेक्स्ट इमेज, व्हाट इज दिस। क्या है यह? दिस इज
कैथेटर माउंट, दिस इज कैथेटर माउंट। कैथेटर माउंट का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई भी पर्सन जिसको हमने वेंटिलेटर से कनेक्ट किया है, तो जब कोई पर्सन वेंटिलेटर से कनेक्ट होता है तो डायरेक्टली या तो वह एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू कनेक्ट होगा, डायरेक्टली वह एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू कनेक्ट होगा, या फिर वो कनेक्ट होगा ट्रेकियोस्टोमी के थ्रू। अब यहाँ पर कई बार चांसेस ये बनते हैं कि अगर वेंटिलेटर को थोड़ा भी मूव किया जाए तो पर्सन जर्क में जा सकता है, पर्सन की बॉडी मूव हो सकती है। ऐसे में जर्क को प्रिवेंट करने के लिए, पासेस को लॉन्ग करने के लिए, अननेसेसरी मोमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए हम यहां पर एक स्पेशल प्रकार के डिवाइस कैथेटर माउंट को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्टेड यह कैथेटर माउंट, कनेक्टेड यह कैथेटर माउंट अननेसेसरी मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। तो होने वाला क्या है यहां पर कि इस वाले डिवाइस से, मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, यहां पर इसके ट्रेकियोस्टोमी का स्टोमा है, तो होगा क्या कि यह जो डिवाइस का पोर्ट है वो यहां से कनेक्टेड हो जाएगा, और यहां से कनेक्टेड होने के बाद यहां पर स्प्रिंग शेप जो पोर्शन होता है, ये स्प्रिंग शेप पोर्शन जो होता है वो अननेसेसरी मूवमेंट्स को हैंडल कर लेता है, और इससे जो होता है ट्यूब की किंकिंग भी नहीं होती है, और डायरेक्ट यह वाली जो ट्यूब है, ये वाला जो पोर्ट है वो वेंटिलेटर से कनेक्टेड होता है। तो हमें यह समझना है, यह इमेज जो हमें दिखाई दे रही है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वेंटिलेटर को, या हम कहें पेशेंट के एयरवे को, आर्टिफिशियल एयरवे को ट्रेकियोस्टोमी के स्टोमा को कनेक्ट करती है वेंटिलेटर के साथ। समझते हैं नेक्स्ट इमेज, व्हाट इज दिस। देखिए क्या है यह एक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल कैनुला की तरह डिवाइस है, लेकिन इसमें यहाँ पर स्पेशल प्रकार का ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो कैनुला की जैसी ही इसकी स्ट्रक्चर है, कैनुला की तरह ही, कैनुला से कनेक्ट होने वाली आईवी ट्यूब की तरह ही इसकी स्ट्रक्चर है। ओवरऑल फाइंडिंग के आधार पर हम बात करें, इस ट्रांसड्यूसर के बेसिस पर, इस ट्रांसड्यूसर को आइडियल मानकर हम इस इमेज को सत्यापित कर सकते हैं, दिस इज इन्वेडिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस, दिस इज इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस। यार एक्चुअल में होता क्या है, हम कभी आईसीयू में है तो पेशेंट का बीपी यहाँ से भी ले सकते हैं, यानी कि नॉर्मल स्पेग्मोमैनोमीटर से भी हम बीपी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें पर्सन को, हम कई बार पर्सन को आर्टेरियल लाइन डाल देते हैं, आर्टेरियल लाइन डालने के बाद उस आर्टेरियल लाइन को हम कनेक्ट कर देते हैं इस डिवाइस से। यह डिवाइस उस पर्सन की आर्टरी में होने वाले एक्चुअल ब्लड प्रेशर को मेजर करता है और हमें बताता है। तो इस प्रकार इस पोर्ट को देख करके हम यह बोल सकते हैं कि इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस। आइडेंटिफाई दिस, क्या है यह भाई। यहां पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहले से देखो, पर्सन का चेस्ट, चेस्ट पर लगा हुआ ये मॉनिटर, और इस मॉनिटर पे लगे हुए ये ईसीजी के प्रोब्स। इन सबको देख करके हम बोल सकते हैं कि यह एक 24 आवर ईसीजी मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग करने वाला डिवाइस है। इस प्रकार जो डिवाइस 24 आवर की, 24 घंटों की हार्ट रेट को मॉनिटर कर लेता है, 24 घंटे ईसीजी की रिदम्स को नोटिफाई करता रहता है, इस प्रकार के डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हॉल्टर मॉनिटर। तो कौन सा प्रोसीजर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, आपको इमेज में होल्टर मॉनिटर दिखाई दे रहा है। आइडेंटिफाई दिस डिवाइस, व्हाट इज दिस। सामने स्क्रीन पर आपको कुछ चीजों का ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये आइटम्स जो हैं ये हमारे काम आते हैं इंट्राओसियस इन्फ्यूजन सिस्टम में। यानी कि कभी अगर हमें विभिन्न प्रकार की कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स को, विभिन्न प्रकार के मटेरियल को इंट्राओशियसली पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करना होता है, ऐसी कंडीशन में जब हम इंट्राओशियसली किसी मटेरियल को किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करवाने की कोशिश करें, तो उस एंटरिंग करवाने के दौरान हमें जिस सिस्टम की नीड होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंट्राओशियस इन्फ्यूजन सिस्टम। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक इन्फ्यूजन ट्यूब है, यहाँ पर एक प्रोटेक्टर डोम है, और यहाँ पर इस प्रकार का एक इंट्रोड्यूसर है। इस इंट्रोड्यूसर में थिक प्रकार की निडल्स होती हैं जो कि बोन को भी जो है वो प्रिक कर जाती है। समझते हैं नेक्स्ट इमेज को।
व्हाट इज दिस? दिस इज बोन मेरो बायोप्सी निडल। व्हाट इज बोन मेरो बायोप्सी निडल? अगर हमें बोन मेरो के किसी पार्ट को देखना है, बोन मेरो की बायोप्सी लेनी है, तो उसको लेने के लिए हमें जिस प्रकार के सिस्टम की जरूरत पड़ेगी उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बोन मेरो बायोप्सी सेट। यहाँ पर होता यह है कि एक यहाँ पर एक बायोप्सी निडल होती है, बायोप्सी निडल के साथ यहाँ पर एक बोन मेरो पंक्चर निडल होती है। तो सबसे पहले हम बोन मेरो को यहाँ पर, और एक होता है बायोप्सी बोन मेरो पंक्चर निडल। तो तीन तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये बायोप्सी की निडल है, ये सिर्फ किसी प्रकार की सेल को, किसी प्रकार के फाइबर्स को बॉडी से रिमूव करती है। सक्शन टाइप बोन मेरो पंचर है, इसके अंदर पंचर से सक्शनिंग हो जाती है। और थर्ड जो है ये बायोप्सी टाइप, इससे अगर हम लें तो बोन मेरो के किसी टुकड़े को हम बाहर निकाल सकते हैं। यानी इससे फाइनेस्ट मटेरियल, इससे थोड़ा सा हार्ड और इससे वेरी हार्ड मटेरियल को भी हम बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो डिवाइस है वो इंडिकेट करते हैं बोन मैरो बायोप्सी निडल के टाइप्स को। समझते हैं हम नेक्स्ट इमेज को। आइडेंटिफाई आवर नेक्स्ट इमेज। दिस इज इमरजेंसी ट्रॉली, दिस इज ऑल्सो नॉन एज क्रैश कार्ट। आइडेंटिफाई आवर नेक्स्ट इमेज, दैट इज, अब इसको पहचानिए। क्या आपने कभी किसी पर्सन को कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स को प्रिपेयर करते हुए ऑब्जर्व किया है? हम जानते हैं कि अगर हमें कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स को प्रिपेयर करना हो तो उनको हमें, उनकी जो हैंडलिंग है उसको वेरी इफेक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, उनकी पीएच, उनकी अमाउंट, उनकी कलर, उनकी फोटोसेंसिटिविटी, इन सबको मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो हमारी स्किन के डैमेज होने के चांसेस, हमारी सेल्स को डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में उनकी इफेक्टिव हैंडलिंग करने के लिए स्पेशल प्रकार का एक सेफ्टी हुड होता है, स्पेशल प्रकार का एक कैबिन होता है। उस कैबिन को हम लोग बोलते हैं लैमिनार आउटफ्लो कैबिन, लैमिनार आउटफ्लो कैबिन, या फिर उसको हम लोग बोल देते हैं बायो सेफ्टी हुड। और कई बार आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सामने इमेज में पर्सन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है? वह कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, दिस इज लैमिनार कैबिन, दिस इज बायो सेफ्टी हुड कैबिन। आइडेंटिफाई इट। यहां पर क्या है, अगर इस इमेज को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो यहां पर एक प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस लगा हुआ है, यहां पर एक ओवरऑल हम एक कैबिन है, हीट सेंसिटिविटी है यहां पर। दिस इज सिंपली नॉन एज ऑटोक्लेव। तो ये एक छोटा ऑटोक्लेव है। स्मॉल केयरिंग यूनिट्स जो होती हैं उनमें स्मॉल आर्टिकल्स को स्टेलाइज करने के लिए जिस काम प्रयोग करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे ऑटोक्लेव। इसी प्रकार से आइडेंटिफाई आवर नेक्स्ट इमेज, दैट इज, व्हाट इज दिस? दिस इज हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन। आइडेंटिफाई आवर नेक्स्ट इमेज, what is this? If you will see it, you will find a monitor here and you will find a group of teeny capillaries, teeny tubes that contain blood. On the basis of, you can say that this is a blood capturing device, yes or not? Yes. So अगर हम यहां पर समझने की कोशिश करें तो यहां पर हमें एक चीज दिखाई देगी, दैट इज, यह क्या है? यह एक डायलाइजर है। यह डायलाइजर करता क्या है? यह डायलाइजर जो है वो आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है। तो ओवरऑल हमें इस डायलाइजर को देखते हुए बताना है कि यह हीमो डायलाइसिस मशीन है। यह हीमोडायलाइसिस मशीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट को हम समझते हैं। आइडेंटिफाई दिस। उसी मशीन में हमने देखा था कि एक स्पेशल प्रकार की ट्यूब है, एक स्पेशल प्रकार का फ्लोइंग सिस्टम है, जिस फ्लोइंग सिस्टम को हम बोलते हैं डायलाइजर। इस डायलाइजर के अंदर होता क्या है कि ब्लड एंटर करता है,
ब्लड के एंटर करने के बाद इसका ऑस्मोसिस होता है, इसका डिफ्यूजन होता है, इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ओवरऑल हम कहें कि ब्लड के अंदर पाए जाने वाली जो अशुद्धियां हैं, जिनकी कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा हो चुकी है, वह इस डायलाइजर के सॉल्यूशन में रह जाती है और ब्लड फिर से प्योर हो जाता है और उस ब्लड को फिर से हमारी बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि व्हाट इज दिस, दिस इज डायलाइजर। हीमोडायलिसिस मशीन का मेन पार्ट यह है डायलाइजर। आइडेंटिफाई और नेक्स्ट इमेज क्या है यह? तो ये नॉर्मली हम देखें तो एक आईवी सेट की तरह है, लेकिन इस आईवी सेट में जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो यह है कि यहाँ पर एक चेम्बर लगा हुआ है। तो हम देखें कि जो हमारा बीटी सेट होता है, बीटी सेट के अंदर जब हम ब्लड किसी को इंजेक्ट करते हैं तो ब्लड को हम जब किसी के अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के दौरान हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यह होती है कि उस ब्लड के अंदर अगर कोई क्लोट हो, कुछ हार्ड पार्टिकल हो, कुछ इम्बोलाई लाइक पार्टिकल हो, तो वो आईवी ट्यूब में एंटर करने नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ पर जो चेम्बर होता है उस चेम्बर को हम लोग बोल देते हैं मर्फी चेम्बर। मर्फी चेम्बर। तो ये जो मर्फी चेम्बर होता है, इसमें जो पोर्स पाए जाते हैं, इन पोर्स जो होते हैं यह बायोलॉजिकली फिल्ट्रेटिव जो है पोर्स होते हैं, यानी कि इनमें से बैक्टीरिया अगर ब्लड में है वह भी क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसे फिल्टर जो होते हैं इनके अंदर 0.22 माइक्रोमीटर टाइप वाले फिल्टर यहाँ पर होते हैं। तो मर्फी चेम्बर में पोर का साइज, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा है बीटी सेट। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है इस प्रकार का, अगर आपको आईवी सेट दिखाया जाए जिसमें फिल्टर हो तो आप अच्छे से अंदाजा लगा पाएंगे कि यह एक बीटी सेट है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी मॉडर्न डिवाइस यूज्ड to record temperature of a person, but it don't record a closed body cavity temperature. It records the temperature of body surface. यह हमारे सरफेस के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है। इट हैव 3 टाइप ऑफ ऑप्शंस टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, अनदर टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी लाइक एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। यह एनिमेट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर भी रिकॉर्ड कर सकता है और इनएनिमेट का भी जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकता है। इसी के लिए इसके अंदर अलग अलग तरह के मोड्स होते हैं और इन मोड्स के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करना है या एनिमेट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करना है। अब समझने वाली बात यह है, यह इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड थर्मामीटर है, यानी कि इंफ्रारेड को हम हिंदी में कहते हैं अवरक्त किरणें। हम एक जीवित शरीर हैं और एक जीवित शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती है और उन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं की वजह से हमारे शरीर से निरंतर एक विशेष प्रकार का उष्मीय मान प्रकट होता है, हीट प्रकट होती है। उन हीट को जिस प्रकार हम मीजर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अवरक्त तरंगे। उन अवरक्त तरंगों की मात्राओं के आधार पर यह विशेष प्रकार का थर्मामीटर जो है वह हमारी बॉडी में उपस्थित उष्मीय मान को ज्ञात कर लेता है। तो हमें यह समझना है कि यह कौन सा डिवाइस है। दिस इज इंफ्रारेड थर्मामीटर। यह इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थर्मामीटर होता है। आइडेंटिफाई दिस। क्या यह ऑक्सीजन मास्क है, क्या यह वेंचुरी मास्क है, या फिर यह पार्शियल रीब्रीथर या फिर रीब्रीथर मास्क है, या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब हो सकता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस मास्क में हमें देखने के लिए जो सबसे बड़ी चीज दिखाई दे रही है, यहां पर पोर्स का साइज यूजुअल पोर से बड़ा हुआ है। दूसरी बात, यहां पर एक चेंबर भी कनेक्टेड है। इन दोनों बातों के मद्देनजर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह कोई सामान्य ऑक्सीजन का मास्क नहीं है, यह नेबुलाइजेशन की प्रक्रिया में काम आने वाला मास्क है। नेबुलाइजर मास्क, यह एक नेबुलाइजर मास्क होता है। इस नेबुलाइजर मास्क में यहाँ पर एक चेंबर होता है, यहाँ पर हम नेबुलाइजेशन में काम आने वाली दवाइयों को डाल देते हैं, उसके बाद इसको हम नेबुलाइजर मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूम जनरेट होती है और वो फ्यूम जो होती है वो पर्सन को डिलीवर कर दी जाती है। इन सभी पॉइंट्स के आधार पर हम लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि दिस इज नॉट अ ऑक्सीजन मास्क, दिस इज अ नेबुलाइजर मास्क। सो you should remain aware about that type of chamber. If you see it, you will make a decision. It's not oxygen mask, it will be a nebulizer mask.
Identify this. If you observe this video, you will find that this is mask, this is color coded ports और दिस इज ट्यूब. तो सिंपली हम कहें कि यहाँ पर यह है तो ऑक्सीजन का मास्क, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल प्रकार की मेजरिंग यूनिट, हैंडलिंग यूनिट, कैलकुलेटिंग यूनिट्स यहाँ पर लगा रखी है. इन यूनिट की सहायता से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर्सन की बॉडी में देना है. ऐसे में इस प्रकार के मास्क को हम बोलते हैं वेंचुरी मास्क, क्योंकि वेंचुरी मास्क के अंदर इस प्रकार के पोर्ट्स होते हैं. इन पोर्ट्स की सहायता से हम ऑक्सीजन के अमाउंट को जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, कैलकुलेट करके दे सकते हैं. इसीलिए याद रखना, मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू डिलीवर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज वेंचुरी मास्क. व्हाट इज दिस? You can observe it and you will find that this is partial rebreather mask and this is non-rebreather mask. कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब हम 100% प्योर ऑक्सीजन, 100% कंसंट्रेशन वाली ऑक्सीजन पर्सन को डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि 100% ऑक्सीजन को डिलीवर करने का मतलब है CO2 नार्कोसिस की कंडीशन में जाना. जी हाँ, CO2 नार्कोसिस, यानी कि हमें सिर्फ मादक पदार्थों का ही नशा नहीं होता, हमारी बॉडी में एक जन्मजात नशा भी होता है जिसे हम बोलते हैं CO2 नार्कोसिस. यानी कि हमारी बॉडी को CO2 का नशा है. हमारी बॉडी में जैसे जैसे CO2 की मात्रा कम होने लगती है, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को गेन करना, ऑक्सीजन को इनहेल करना, इट मीन्स हमारी बॉडी की इंस्पिरेशन कैपेसिटी भी कम होने लगती है. तो हमें यह समझना है कि CO2 का लेवल भी हमारी बॉडी में बना रहना चाहिए. अगर CO2 का लेवल भी हमारी बॉडी में अल्टर्ड होता है तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करने के कैपेबल नहीं रह पाते. इमेज में हम देख रहे हैं कि एक है पार्शियल रीब्रीथर मास्क. यहाँ पर मास्क की सबसे खास बात यह है, इस मास्क में यहाँ पर होल्स बने होते हैं. ये जो मास्क होता है, इस मास्क में यहाँ पर होल्स बने होते हैं और यहाँ पर एक पाउच लगा होता है. इस पाउच में होता यह है कि जो पर्सन एक्सेल करता है उस एक्सेलेड गैसेस का थोड़ा बहुत पोर्शन, पार्शियल पोर्शन इस बैग में भी भर जाता है. और पार्शियल पोर्शन का इस बैग में फिल होने की वजह से जो है, अगर इन केस पर्सन को CO2 चाहिए तो इस मास्क से डिलीवर हम कर सकते हैं और पर्सन को हम रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ऑक्सीजन की अधिकता की वजह से हो सकता है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, उससे हम पर्सन को बचा सकते हैं. लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जब हमें 100% ऑक्सीजन भी पर्सन को देनी पड़ सकती है. ऐसी कंडीशन में जिस मास्क का हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं नॉन रीब्रीथर मास्क, यानी कि यहां पर कोई भी होल नहीं होता है. इन होल्स को यहां पर स्पेशल प्रकार के पैचेस के द्वारा पैक कर दिया जाता है. इस प्रकार के मास्क को हम लोग बोलते हैं नॉन रीब्रीथर मास्क. नॉन रीब्रीथर और पार्शियल रीब्रीथर में एक ही चीज दिखाई देनी है, आपको देखनी है. यहाँ पर होल प्रेजेंट होगा, यहाँ पर पेच प्रेजेंट होगा. होल की वजह से पार्शियल गैसेस को, एक्सपायर्ड गैसेस को इनहेल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपायर्ड गैसेस को इनहेल नहीं किया जा सकता. एक और क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी कैन बी गिवन बाय नॉन रीब्रीथर मास्क. एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी गिवन बाय वेंचुरी मास्क and maximum amount of oxygen can be given by non-rebreather mask. Identify this. क्या दिखाई दे रहा है सर? ये कोई सतरंगी चीज दिखाई दे रही है. यस, देखिए, अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो आपको यह समझ के रखना है, दिस इज यूरिन डिप स्टिक, दिस इज यूरिन डिपस्टिक स्ट्रिप्स. अब होता क्या है कि कई बार हमें किसी पर्सन के यूरिन में चेक करना होता है कि उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कीटोन है, कितना ग्लूकोज है, कितना बिलीरुबिन है, कितना ब्लड है. ऐसे में कीटोन, प्रोटीन, बिलीरुबिन, ब्लड, इन सबको चेक करने के लिए हमारे पास एक सेंसिटिविटी इंडिकेटर टैप होती है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के पीएच इंडिकेटर हम बोलते हैं या विभिन्न प्रकार के पोर्शंस होते हैं. इन पोर्शन की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है. कोई वाला पोर्शन जो है वो जो है
प्रोटीन के लिए सेंसिटिव होगा तो कोई दूसरा जो है वो ब्लड सेल्स के लिए सेंसिटिव होगा। ऐसे में अलग अलग समय तक हमें इस स्ट्रिप को यूरिन में डुबोना पड़ता है, और उस स्ट्रिप में अगर कलर चेंजेस हो जाते हैं तो उन कलर को हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन कलर को हम यहाँ पर मिला सकते हैं, और उससे मिलाने के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यूरिन में बिलीरुबिन कितना प्रेजेंट है, ब्लड सेल्स का लेवल कितना है, ग्लोबिन कितना है, ग्लूकोज कितना है। तो यूरिन में मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं यूरिन डिप स्टिक टेस्ट, यूरिन डिप स्टिक टेस्ट। क्लियर। एक और बात ध्यान रखना, डिप स्टिक से एक और नाम जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो यह है यूरिन डिप स्टिक। यूरिन में क्या होता है, मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसीलिए हमें यूरिन की ग्रेविटी को भी मेंटेन करना होता है, उसको भी हमें नोटिफाई करवाना होता है डॉक्टर्स को। तो यूरिन की ग्रेविटी को मेजर करने के लिए दो मेथड होते हैं। तो उन मेथड के अंदर जो डिप स्टिक मेथड होता है वो सबसे इनएक्यूरेट मेथड होता है, और सबसे एक्यूरेट मेथड होता है यूरोमीटर से उसकी ग्रेविटी को काउंट करना, यूरिन की ग्रेविटी को फाइंड आउट करना। तो यह क्या है, यूरिन स्ट्रिप्स, यूरिन डिपस्टिक स्ट्रिप। आइडेंटिफाई दिस, क्या है ये? देखिए यह है हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कि जब कभी भी हम पर्सन को ऑक्सीजन डिलीवर करना चाहे और मास्क हमारे पास अवेलेबल ना हो, मास्क से प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अमाउंट डिलीवर नहीं किया जा सकता हो, लंग्स के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं हो कि लंग्स में कॉम्प्लियंस नहीं हो कि वह एक्सपांड कर सकें और रिकॉइल हो सकें, ऐसी कंडीशन में हमें आर्टिफिशियली लंग्स को मेंटेन करना होता है। आर्टिफिशियली लंग्स को मेंटेन करने के लिए हमें पर्सन को वेंटिलेटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब कभी भी हम पर्सन को वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं उसके लिए हमें एक ओपनिंग, एक डिवाइस चाहिए, एंडोट्रेकियल डिवाइस या एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है वो पर्सन के ओरोफेरिंग से भी जा सकती है, पर्सन के ओरोफेरिंग के थ्रू होती हुई लेरिंजोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स के थ्रू होती हुई ट्रेकिया में जाती है, और ट्रेकिया में जाने के बाद यह जो ट्यूब होती है वह कैरिना तक जाती है, और कैरिना तक जाने के बाद वहां पर कफ्स होते हैं, उन कफ की सहायता से वहां पर स्ट्रिक्टली पोजीशन हो जाती है और ये अमाउंट ऑफ गैसेस को डिलीवर कर सकती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एंडोट्रेकियल ट्यूब, दिस इज एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब अगर इसमें कुछ और चीजें समझनी हो तो यार ऐसे इसको समझना कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसमें इसका जो लास्ट पोर्शन होता है, उसके लास्ट पोर्शन पर एक स्पेशल प्रकार का होल बना होता है, उस होल को हम लोग बोलते हैं मर्फी आई। देखो मर्फी नाम से 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन मर्फी आई, दूसरा क्वेश्चन मर्फी चेंबर, तीसरा क्वेश्चन मर्फी साइन। अब जो मर्फी आई है वो पाई जाएगी एंडोट्रेकियल ट्यूब में। एंडोट्रेकियल ट्यूब की जो पेटेंसी होती है उसको रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें एक मर्फीज आई पाई जाती है। कुछ कंडीशन के अंदर जब एंडोट्रेकियल हमारी बॉडी में, तो हमारा म्यूकस, हमारा स्पूटम, ब्लड सेल्स, म्यूकोसा, ऐसे ब्लड के पार्टिकल्स उस एंडोट्रेकियल ट्यूब को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसे में उसके ऑब्स्ट्रक्शंस को रिमूव करने के लिए वहां पर एक होल पाया जाता है। उस होल की सहायता से क्या होता है, वो ट्यूब जो है वो लंबे समय तक पेटेंट रह सकती है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर पर्सन को 14 दिनों से ज़्यादा तक एंडोट्रेकियल ट्यूब से ज़्यादा दिनों तक 14 दिनों से ज़्यादा डेज तक एंडोट्रेकियल ट्यूब पर रखना हो तो फिर उसे हमें एंडोट्रेकियल ट्यूब को हटा करके ट्रेकियोस्टोमी वाली ट्यूब पर रखना चाहिए। तो एंडोट्रेकियल ट्यूब को नॉर्मली कितने दिनों तक रखा जा सकता है? 14 दिनों तक रखा जा सकता है। तो यहाँ पर एक और बात ये समझनी है आपको, भाई एंडोट्रेकियल ट्यूब का ये कफ वाला जो हिस्सा है ये तो पर्सन की बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर मार्किंग होती है, उस मार्किंग का मेन इशू ये होता है, वो जो मार्किंग है वो लोअर, हमारा जो अपर इंसीजर है उस अपर इंसीजर के सेकंड और फर्स्ट इंसीजर के वहां पर होनी चाहिए, इंसीजर टीथ के वहां पर होनी चाहिए। तो व्हाट इज दिस? दिस ट्यूब इज एंडोट्रेकियल ट्यूब। आइडेंटिफाई आवर नेक्स्ट डिवाइस। पहचानो भाई ये क्या है। आपने गैस्ट्रिक गावाज का नाम सुना है? सुना तो होगा। गैस्ट्रिक गावाज मतलब बाहर से फीडिंग करवाना, बाहर से किसी मटेरियल को स्टमक में एंटर करवाना। तो जब हम फूड को स्टमक में एंटर करवाते हैं उसके लिए हमें एक ट्यूब चाहिए, क्योंकि जब पर्सन
नॉर्मली फीडिंग नहीं कर पाए, तब हम उसे आर्टिफिशियली फीड करवाना पड़ेगा। मान लो पर्सन को मैक्सिलरी सर्जरी हुई है, पर्सन को नेक में नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स में ट्यूमर है, पर्सन को अल्सर्स हैं, ईसोफेगस के अंदर कोई सर्जरी हुई है, नेक की सर्जरी हुई है, ऐसे में हमें गैस्ट्रिक गावास देने के लिए जिस ट्यूब को पर्सन से कनेक्ट करना पड़ेगा, उस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे एनजी ट्यूब। उस ट्यूब को हम लोग बोलेंगे एनजी ट्यूब, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। इस नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब्स को मेनली हम एंटर करवाते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, क्योंकि एनाटॉमिकली लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज वेरी सुटेबल फॉर इंसर्टिंग नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब। आइडेंटिफाइड दैट डिवाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2018 दिल्ली एम्स में पूछा गया है। गुरुजी ये तो हमें एक वायर दिखाई दे रहा है। अरे भैया वायर नहीं है ये, वायर भी बोलते हैं प्यार से, इसको गाइडिंग वायर है। यस, देखो क्या होता है यार, कई बार मान लो आपको एंडोट्रेकियल, नाम बताओ पहले इसका, इसे हम प्यार से बोलते हैं बूजी, BOUGIE, क्या बोलते हैं इसको हम लोग प्यार से, बूजी। व्हाट इज बूजी? यार क्या होता है, कई बार किसी पर्सन में एंडोट्रेकियल ट्यूब एंटर करवानी है, जा ही नहीं रही साहब ट्यूब, क्योंकि यार जो है एनाटॉमिकली नेक के अंदर कुछ मूवमेंट्स हो सकती है, बोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, लेरिंग्स की साइज में प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड कार्टिलेज में प्रॉब्लम हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो एबनॉर्मल है एंडोट्रेकियल ट्यूब एंटर करवाने के लिए, तो हम एक पर्सन को, तो हम एक गाइडिंग वायर का यूज करते हैं। पहले हम इसको एंटर करवा देते हैं हमारे लैरिंग्स में, और इसके ऊपर हम एंटर करवा देते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब को। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बूजी, यहां से देख लेना। और बूजी का मेन जो है यूज क्या होता है, दिस इज गाइडिंग वायर टू इंट्रोड्यूस एन एंडोट्रेकियल ट्यूब। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज बूजी? गाइडिंग वायर टू इंट्रोड्यूस एंडोट्रेकियल ट्यूब। हाँ भाई, इसको पहचानो। व्हाट इज दिस? दिस इज कीमोपोट। कीमोपोट, यह एक कीमोपोट है। इसकी सहायता से हम थेराप्यूटिक मेडिकेशंस को पर्सन की बॉडी में एंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यह याद रखना है कि जब किसी पर्सन को लंबे समय तक कीमोथेरेपी चलती है, तो लंबे समय तक कीमोथेरेपी देने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है। उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं कीमोपोट। तो यह समझना है कि आपको, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेथोस्कोप, यह ध्यान रखना, दिस इज अ कीमोपोट। क्रोनिक कीमोथेरेपी देने में काम आने वाला डिवाइस ये होता है। हाँ भैया, आइडेंटिफाई इट, ये क्या है? नाम से ही समझ आ गया, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज फाल्कन ट्यूब। फाल्कन ट्यूब क्या होती है? फाल्कन ट्यूब, फाल्कन ट्यूब क्या होती है? जब हमें किसी पर्सन के स्पूटम को कलेक्ट करना हो, पर्सन के स्पूटम को कलेक्ट करना हो, मान लीजिए एक पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है, तो हमें सीबी नाट करवाना पड़ेगा, हमें एसिड फास्ट बेसिलाई की स्टेनिंग करवानी पड़ेगी। तो उसके स्पूटम को कलेक्ट करने के लिए जिन ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता है, उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं फाल्कन ट्यूब्स। आइडेंटिफाइड दिस, ये क्या है? इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको दो तरह की यहां पर ट्यूब्स दिखाई देंगी। एक ट्यूब पर स्पेशल प्रकार का पोर्ट है और दूसरी वाली ट्यूब पर कोई पोर्ट नहीं है। तो अगर दिस इज म्यूकस एक्सट्रैक्टर, दिस इज म्यूकस एक्सट्रैक्टर, मतलब होगा क्या कि हम एक वाले पार्ट को, मान लीजिए इस वाले पार्ट को पर्सन के नोज में, पर्सन के माउथ में एंटर करवा देंगे, और इस वाले पार्ट से हम सकिंग करेंगे। तो होगा क्या कि यहां से हम पर्सन की बॉडी के अंदर, पर्सन की बॉडी के सैंपल्स को, म्यूकस के सैंपल को स्टेराइल वे में इस ट्यूब में कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेराइल तरीके से म्यूकस को कलेक्ट करने के लिए जिस ट्यूब का हमने प्रयोग किया, जिस डिवाइस का हमने प्रयोग किया, उसका नाम है म्यूकस एक्सट्रैक्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज म्यूकस एक्सट्रैक्टर। आइडेंटिफाई दैट, ये क्या है? देखिए, यह एक स्पेशल प्रकार का
बेड है। इस बेड में एक खास बात होती है कि हम इसकी पोजीशन को वेरिएबल कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मेनली यह फिजियोथेरेपी के दौरान काम आता है। इस बेड को हम बोलते हैं नेल्सन बेड। नेल्सन बेड कब काम आएगा भाई ये नेल्सन बेड? आपने नाम सुना होगा पोस्चुरल ड्रेनेज का। यस, व्हाट इज पोस्चुरल ड्रेनेज? जब किसी पर्सन के लंग्स के लोब्स में इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पर सिक्रेशन कलेक्ट हो जाए, उन सिक्रेशन को हमें ड्रेन करवाना हो, अगर उन सिक्रेशन को ड्रेन करवाना है तो हमें अलग अलग पोजीशन में उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी पड़ेगी। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी को आइडियली प्रोवाइड करवाने के लिए जिस जिस बेड की हमें जरूरत होती है उस बेड को हम लोग बोलते हैं नेल्सन बेड। तो नेल्सन बेड, यह क्वेश्चन कई बार दिल्ली एम्स में पूछा जा चुका है कि पोस्चुरल ड्रेनेज प्रोवाइड करवाने के लिए जिस बेड का प्रयोग किया जाएगा उस बेड को हम क्या कहते हैं? उस बेड को हम नेल्सन बेड कहते हैं। आइडेंटिफाई आवर नेक्स्ट इमेज। ये क्या है? देखी होगी ये इमेज तो आप लोगों ने। यह है पोर्टेबल सक्शन मशीन। पोर्टेबल सक्शन मशीन। इस पोर्टेबल सक्शन मशीन को हम इधर से उधर मूव कर सकते हैं, और जब कभी किसी पर्सन को एस्पायरेट करने के उसके चांसेस हो, किसी बॉडी कैविटी में ब्लड जमा हुआ हो, कहीं पर बहुत सारे सिक्रेशन लीक हो रहे हो, ऐसी कंडीशन में हमें ब्लड को सक करने के लिए, ब्लड का सक्शन करने के लिए, बॉडी कैविटी को क्लियर करने के लिए हमें जिस मशीन की जरूरत पड़ती है उस मशीन को हम बोलते हैं पोर्टेबल सक्शन मशीन। ये क्या है? आइडेंटिफाई दिस। देखो यार, ये तो एक सिंपल सी चीज है। यहां पर कौन सी रीडिंग दिखाई दे रही है आपको? यार ये तो ईसीजी की रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। यस और नॉट? यस। ये क्या है? ईसीजी की आपको रिकॉर्डिंग से उसकी स्लिप दिखाई दे रही है। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सी मशीन है? ईसीजी मशीन। अब देखिए नेक्स्ट वाली को। ये क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जोधपुर एम्स का। फिलहाल जो कंबाइंड एम्स का एग्जाम हुआ उसमें दोनों क्वेश्चन पूछे गए। विद्यार्थी तब जाकर के कंफ्यूज हुए जब उन्हें यह इमेज ईसीजी की मशीन जैसी लगी, लेकिन उसमें इस प्रकार के प्रोब्स थे। ईसीजी करने वाली मशीन में इस प्रकार के प्रोब्स नहीं होते। ईसीजी की मशीन में ज़्यादा से ज़्यादा दो तरह की हम कहें रिकॉर्डिंग आ सकती है। वह होती है उसकी हार्ट बीट, हार्ट रेट जो होती है उसकी पर्सन की मेनली वही आएगी, और दूसरा उसका ग्राफ आएगा। लेकिन इस प्रकार की मशीन के अंदर तो जो है अलग अलग प्रकार की रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। ऐसे में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि यह मशीन कौन सी हो सकती है। जल्दबाजी में शायद ज़्यादातर विद्यार्थियों ने इसको जिस ऑप्शन को सेलेक्ट किया वह था ईसीजी मशीन, लेकिन नाम जो था इसका थोड़ा सा था। दिस इज यह क्या है? तो इलेक्ट्रो, हम इसको बोल सकते हैं कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। देखो नाम से देखना, कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। यार होता क्या है कि हम जब देखें फिटस की वेलबींग को टेस्ट करने के लिए, फिटस की वेलबींग को टेस्ट करने के लिए हमें उसकी हार्ट रेट को, उसकी पल्स रेट को अच्छे से मॉनिटर करना होता है। अगर उसकी हार्ट रेट में और उसकी पल्स रेट में वेरिएशंस आते हैं तो उसको अलग अलग प्रकार की कंडीशंस को हम डायग्नोस करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा वेरिएबल डी एसिलिरेशन। आप लोगों ने नाम सुना होगा वेरिएबल डी एसिलिरेशन। अब होता क्या है कि हार्ट रेट अचानक से बढ़े, अचानक से कम हो, अचानक से बढ़े, अचानक से कम हो, हार्ट रेट अचानक से बहुत कम हो जाए। तो जब छोटे बच्चे की, न्यूनेट की, फीटस की, ऐसा फीटस जो माँ के मुंह में, उसकी हार्ट रेट इतनी जल्दी अचानक से कम होने लगे, तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वेरिएबल डी एसिलरेशन अगर हमें कार्डियोटोकोग्राफी के दौरान दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब हम यह निकालते हैं कि बेबी जो है उसकी जो कोड है, अम्बलाइकल कोड है, वो कंप्रेस हो रही है।
तो अब हम लोगों ने क्या किया, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस है या नहीं है उसको भी पता करने के लिए वेरिएबल डीएसिलेशन को एक पैटर्न माना। छोटे बच्चे की हार्ट रेट के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, वेरिएबल पैटर्न उसका हो सकता है, वेरिएबल डीएसिलरेशन हो सकता है, एक्सटेंसिव डीएसिलरेशन वहां पर हो सकता है। ऐसे में छोटे बच्चे की, फीटस की हार्ट रेट को क्लियर तरीके से मेंशन करने के लिए इस मशीन का प्रयोग किया जाएगा। इसका नाम होगा इलेक्ट्रिकल कार्डियोटोकोग्राफी मशीन। आइडेंटिफाई दिस डिवाइस, व्हाट इज दिस। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। पहला बताओ, क्या यह रेडियंट वार्मर है क्या? पहला ऑप्शन लिखा मैंने यहां पर रेडियंट वार्मर। अच्छा, दूसरा ऑप्शन मैं यहां पर लिखता हूं फोटोथेरेपी मशीन। फोटोथेरेपी मशीन, कोशिश कीजिए इन दोनों में से बताने की, यह कौन सी मशीन है? क्या रेडियंट वार्मर है, या फोटोथेरेपी मशीन है, या फिर इन्फेंट इनक्यूबेटर है? 3 ऑप्शन है आपके पास, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। यह जो मशीन है वह है रेडियंट वार्मर, क्योंकि इस रेडियंट वार्मर में यहां पर टेम्परेचर डिस्प्लेइंग यूनिट होती है। दिस इज क्रेडल फॉर बेबी एंड दिस इज वार्मिंग यूनिट, यहां पर हीट प्रोड्यूस होती है। जबकि फोटोथेरेपी मशीन के अंदर आपको ब्लू कलर की रेज दिखाई देगी, और यहां पर इन्फेंट इनक्यूबेटर में आपको एक कंप्लीट बॉक्स दिखाई देगा, ऑक्सीजन वाला सिस्टम भी आपको दिखाई देगा। तो समझने वाली बात क्या है, this is not a phototherapy machine, this is not a infant incubator, this is only radiant heat warmer, this is only radiant heat warmer. Identify our next image, what is this? क्या इस इमेज में बेबी का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है? क्या इस इमेज में बेबी की हार्ट रेट को देखा जा रहा है? क्या इस इमेज में बेबी के कलर को चेक किया जा रहा है? या फिर 4 ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है? अगर हम इस इमेज को देखें तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। इस इमेज में ना तो बेबी का टेम्परेचर देखा जा रहा है, ना उसकी हार्ट रेट को देखा जा रहा है, यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है उसके जॉन्डिस के स्टेटस को। जब कभी भी किसी भी बेबी को पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जन्म के 24 घंटों से पहले 12 से 24 घंटों के बीच में अगर उसकी बॉडी में जॉन्डिस अपीयर हो जाता है, ऐसी कंडीशन में जॉन्डिस को नॉन इन्वेजिव तरीके से मेजर, देखो इन्वेजिव तरीका क्या हुआ, बार बार ब्लड लो, छोटा बच्चा हुआ है यार, फीटस है, फीटस नियोनेट है, एक दिन का कितना ब्लड होगा उसके अंदर, 7 ml पर केजी के हिसाब से भी लगाओ तो ज़्यादा ब्लड नहीं होगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर हमें बच्चे के जॉन्डिस के स्टेटस को मेजर करना हो तो हम इस डिजिटल मॉनिटरिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। इस डिवाइस के अंदर स्पेशल प्रकार की रेज होती हैं, ये स्किन पर होने वाली कलर चेंजिंग एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेती है, वहाँ पर होने वाली वीनस सप्लाई को डिटेक्ट कर लेती है, और इसकी जो यूनिट आती है, इसका जो डाटा आता है वो क्लिनिकल कोरिलेशन रखता है ब्लड के बिलिरुबिन लेवल से। तो ब्लड के बिलिरुबिन लेवल का एक क्लिनिकल कोरिलेशन होता है स्किन के कलर चेंज से। ऐसे में यह डिवाइस उसको नोटिफाई कर लेता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस मशीन को हम लोग बोलेंगे नियोनेटल जॉन्डिस मीटर। यह जॉन्डिस की प्रक्रिया को भापने वाला, प्रक्रिया को नापने वाला जो है एक प्रकार का डिवाइस होता है। व्हाट इज दिस? नाम से ही हमें समझ में आ सकता है कि यह स्किन स्टेपलर है। कई बार बॉडी के वुंड जो होते हैं जिन पर इंसिजन लगाया गया है, जो सर्जरी की गई है, वो इतनी डीप नहीं होती है। ऐसे में नॉर्मली स्किन की एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, इन लेवल को, इन तीनों लेयर्स को हम सूचर्स के बिना भी क्लोज कर सकते हैं। और ऐसे में अगर हम सूचर का यूज नहीं करना चाहें तो हमें यूज कर सकते हैं स्किन स्टेपलर का। इसमें स्टील के वायर होते हैं और उन वायर की सहायता से स्किन के छोटे छोटे हिस्सों को यहां पर क्लोज किया जा सकता है। अगला डिवाइस, यह इसका जस्ट अपोजिट डिवाइस है। इस इमेज में आपको जो एक्टिविटी दिखाई गई है, उस एक्टिविटी में आप यह समझ पाएंगे कि स्टेपल्स को रिमूव किया जा रहा है। दिस इज स्किन स्टेपल रिमूविंग डिवाइस। आइडेंटिफाई दिस।
दिस इज ऑटोमेटिक सीपीआर मशीन। सीपीआर मशीन, इस मशीन में होगा क्या, स्पेशल प्रकार का एक प्रेशर जनरेटिंग जो है सिस्टम होता है, पर्सन को यहां पर प्लेस कर दिया जाएगा और यह मशीन के अंदर टाइमिंग सेट कर दी जाएगी और यह मशीन खुद कार्डियक कंप्रेशंस को क्रिएट कर सकती है। दिस इज वेरी पॉपुलर नाउ, क्योंकि जब कभी भी किसी भी पर्सन को एम्बुलेटिंग केयर दी जाए, वहां पर प्रॉपर रेस्क्यूअर मौजूद ना हो, ऐसी कंडीशन में कई बार दिक्कत ये होती है कि उसकी एयरवे को मेंटेन किया जाए या फिर कार्डियक कंप्रेशन किया जाए। ऐसे में कार्डियक कंप्रेशन कई बार ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर से हो सकते हैं, कम प्रेशर से हो सकते हैं। ऐसे में बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना प्रेशर देना है, कितनी रेट देनी है, इस मशीन के द्वारा डिसाइड की जा सकती है। इसकी वजह से हम पर्सन के दूसरे लेबोरेटरी वैल्यूज़ को मेंटेन कर सकते हैं और साथ में उसकी ब्रीथिंग को, एयरवे को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिस इज सीपीआर मशीन। ये तीनों इमेजेस सीपीआर मशीन की है। आइडेंटिफाई दिस। दिस इज a simple कैनुला विद निडल। दिस इज कनेक्टेड टू स्कैल्प। छोटे बच्चों में, नियोनेट में, अगर उनकी बॉडी में वेन्स हमें नहीं दिखाई देती है, स्कैल्प जो है एक बोनी एरिया है, बोनी प्रोमिनेंस वाला एरिया है। इस बोनी प्रोमिनेंसिस की वजह से जो वेन्स होती है वो बड़ी सुपरफिशियल होती है। ऐसे में स्कैल्प जो है एक, हम कहें कि एक सर्कुलर एरिया है। ऐसे कॉन्वेक्स एरिया में अगर हम किसी भी कैनुला को लगाने की कोशिश करें तो वो मुश्किल होगा। ऐसे में यहाँ पर एक बटरफ्लाई तरह का अटैचिंग जो है प्लास्टिक होता है। इस अटैचिंग प्लास्टिक की वजह से हम बोनी प्रोमिनेंस के एरिया में भी इस कैनुला को कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बटरफ्लाई कैनुला यूज फॉर स्कैल्प इन्फ्यूजन, स्कैल्प इन्वेजन। हाँ भाई, इसको पहचानो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा मोबाइल चलाया आप लोगों ने लॉकडाउन के टाइम। अब देखो, ज़्यादा मोबाइल चलाओगे तो ज़्यादा मोबाइल चलाने की वजह से आपकी आइज में ब्लू रेज जाएंगी, आइज को, आपकी आइज में टायर्डनेस हो जाएंगी, जिनकी वजह से यहाँ पर आने वाला एक्वस ह्यूमर सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। उसके एक्वस ह्यूमर के फ्लो में कई बार हो सकती है अलग अलग तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाए। ऐसे में जब एक्वस ह्यूमर एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता तो हमारी आई में ग्लूकोमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कई बार उस ग्लूकोमा की कंडीशन को देखने के लिए और मेनली इंट्रा ओकुलर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं टोनोमीटर। टोनोमेट्री मतलब प्रेशर को देखना। तो व्हाट इज टोनोमेट्री? टोनोमीटर, टोनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है। तो ये ध्यान से देखना, यह डिवाइस के द्वारा क्या किया जा रहा है? पर्सन का इंट्रा ओकुलर प्रेशर मेजर किया जा रहा है। दिस इज टोनोमेट्री, दिस इज टोनोमेट्री। आइडेंटिफाई दिस। ये क्या है भाई? सर ये क्या है? इसको देखते हैं। देखिए, देखो क्या हो रहा है। ये वाला क्या है? बॉडी पार्ट है। ये क्या है? ड्रेसिंग है। और ये क्या है? एक डिवाइस है, प्रेशर मेंटेन करता है। दिल्ली एम्स के एमएससी एंट्रेंस में एक बार पूछा गया था कि एक पर्सन जिसके किसी हिस्से पर नेगेटिव प्रेशर डिवाइस लगा हुआ है, ये नेगेटिव प्रेशर डिवाइस जो होता है ये क्या करता है कि ड्रेसिंग के अंदर बैक्टीरिया के कोलोनाइजेशन को रोकता है। यार होता क्या है, कोई वुंड है, वुंड से क्या निकलेगा? सिक्रेशन। सिक्रेशन को क्या बोलेंगे? एक्सुडेट। उस एक्सुडेट के अंदर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन बैक्टीरिया के लिए किसका काम करेगा? न्यूट्रिएंट का। अब वह एक्सुडेट बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट का काम कर रहा है। ऐसे में हम क्या करते हैं, एक डिवाइस को वुंड पर कनेक्ट कर देते हैं। वो डिवाइस बनने वाले एक्सुडेट को, बनने वाले किसी वेट मटेरियल को सक कर लेता है और उस वेट मटेरियल को सक करने की वजह से वहां पर वो जो प्लेस है वो बिल्कुल ड्राई रहता है। और ऐसे में उस मटेरियल को सक करने के लिए इस मशीन को जो प्रेशर लगाना पड़ता है वो होता है 125 माइनस 125 mm ऑफ Hg। तो नेगेटिव प्रेशर क्यों बोला? माइनस 125 mm ऑफ Hg का प्रेशर क्रिएट करके हम उस वुंड पर, उस घाव पर बनने वाले मवाद को, बनने वाले एक्सुडेट को उस मशीन में ले लेते हैं। तो इस प्रकार की थेरेपी को हम बोलते हैं नेगेटिव वुंड थेरेपी। नेगेटिव वुंड थेरेपी इन्फेक्शन को रोकने का नया तरीका है। यह प्रश्न सफदरजंग के एग्जाम 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई दिस। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी आप कोई मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में यह चेक किया जाता है कि पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि मेनली अगर किसी पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसे स्पेसिफिक कलर को देखने में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है तो वो रेड कलर को हो सकता है ब्लैक ऑब्जर्व करे, रेड कलर को हो सकता है ग्रीन ऑब्जर्व करे, ऐसे में रेड कलर उसको दिखाई नहीं देगा। तो कलर ब्लाइंडनेस के स्टेटस को देखने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उस चार्ट को हम लोग बोलते हैं इशिहारा चार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 ऋषिकेश एम्स के एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इशिहारा चार्ट क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस को देखने वाले चार्ट को हम लोग बोलते हैं इशिहारा चार्ट। आइडेंटिफाई दिस डिवाइस। दिस इज सिंपली अ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज डिवाइस। यानी कि जब कभी भी थोरेसिक सर्जरी की जाएगी, लंग्स के अंदर न्यूमोनिया हो जाएगा, लंग्स की जो हमारी प्लूरा है उस प्लूरा के अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, पायोथोरेक्स हो जाए, हीमोथोरेक्स हो जाए, ऐसी कंडीशन के अंदर कई बार यह होता है कि लंग्स के चारों ओर जमा हुए उस सीक्रेशन को हमें रिमूव करना होता है। और रिमूव करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इस चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में अलग अलग तरह के चैम्बर्स होते हैं जिनके अंदर बबलिंग्स होती है, यानी कि उनके अंदर जो फ्लूइड है उस फ्लूइड के लेवल में फ्लक्चुएशन होता है। फ्लूइड के लेवल में होने वाले फ्लक्चुएशन को हम मेजर कर सकते हैं और उसके बेसिस पर हमें अलग अलग तरह के डिजीजेस को, कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओवरऑल इस डिवाइसेस का नाम क्या होगा? नाम होगा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी इमेजेस पढ़े हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।